body along the string, velocity or of the acceleration of bodies along string will be same. मतलब जरा देखिए इस बॉडी की वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग भाई v1 ही दिखेगी, यहां से अगर आप देखोगे तो ये v2 दिखेगी, तो आप कहोगे कि v1 इक्वल टू v2 है। करेक्ट है। अब जरा देखो इस ऑब्जर्वेशन का फायदा अपन लोग कैसे उठाते हैं और कितने सिंपली ऐसे कोई भी क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे मानिए कि मेरे पास एक रिंग है ये और किसी रॉड में ऐसे करके ये है, ठीक है, और इधर देखो क्या है, एक ब्लॉक है ये नीचे, ठीक। तो अगर ये मूव करेगा किसी v1 वेलोसिटी के साथ और ये v2 वेलोसिटी के साथ, तो अपन को इसमें बताना होता है कि आप जरा बता दो कि रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2 क्या है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ v1 और v2 क्या है। तो मैं ये कहूंगा कि जो ये बॉडी है ना, मतलब ये जो रिंग है, इसकी वेलोसिटी एक्चुअली में है किधर, वो तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है v1 से, उसका आप कंपोनेंट देख लो किस तरफ, अलोंग स्ट्रिंग, मतलब थीटा एंगल पे कंपोनेंट जब देखोगे तो ये क्या दिखेगा आपको, v1 cos थीटा। क्या ये बात करेक्ट है? और यहाँ पे v2 दिखेगा ये, तो अपन लोग बोलेंगे v1 cos थीटा इक्वल टू v2 होगा। क्लियर है? हाँ सर। बताओ बेटा। सर वो रिंग वाला डायग्राम एक बार आप ठीक से बना दोगे, मतलब वो थीटा। अरे थीटा समझने में दिक्कत है, चलो अच्छा सर नहीं, वो डायग्राम ठीक से बना दो। ठीक, चलो कोई नहीं बेटा। मैंने ये बोला कि भाई जैसे रिंग की वेलोसिटी है ना, अब कोई भी वेलोसिटी का मतलब ये पॉइंट पकड़ लेना, तो इस तरफ अगर v1 है तो उसका थीटा एंगल पे वेलोसिटी अगर देखोगे इस तरफ, तो ये v1 cos थीटा दिखेगा ना आपको। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ से देखने पे मेरे को v1 cos थीटा दिख रहा है और यहाँ पे देखने पे मेरे को v2 दिख रहा है, तो v1 cos थीटा इक्वल टू v2 होगा। हाँ सर, वो समझा। नोट हो गया बेटा? सर 1 मिनट बाकी है। हाँ। क्या नोट हो गया अभी तक? तो हो गया होगा। हाँ सर, हो गया। अच्छा अब जरा देखो, मैं कुछ दूसरे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आपसे मैं बोलता हूँ कि आप करके बताओ। जैसे मान लो कि मेरे पास एक ब्लॉक है ये, है ना, ऐसे करके ये इधर गया कोई स्ट्रिंग से कनेक्ट होके और ये नीचे आ रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ कि ये वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी है v2, एंगल ये कोई थीटा है। जरा v1 v2 का प्रिडिक्शन बता दो कि v1 v2 का क्या रिलेशन होगा। सो v1 cos थीटा इक्वल टू v2 होगा ना? वेरी गुड, यही होगा v1 cos थीटा इक्वल टू v2। आपको क्लियर हो रहा होगा, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ, तो आप कहोगे v1 cos थीटा, और जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, v2 के। इसमें v1 v2 का क्या रिलेशन होगा बेटा? सो यहाँ दोनों का cos होगा ना, v1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा 2 करेक्ट है वैसे।
माइनस नहीं नहीं, माइनस का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे क्या है, जैसे देखो अगर अपन लोग कंपोनेंट देखेंगे तो V2 का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, अच्छा V2 cos थीटा 2, है ना। और इधर जो V1 का कंपोनेंट होगा वो V1 cos थीटा 1 आ जाएगा। तो आप कहोगे V1 cos थीटा 1 इक्वल टू V2 cos थीटा 2। पर सर यहाँ उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट है ना, तो फिर भी माइनस नहीं आएगा। बेटा सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी तो है। ओ हाँ ये हाँ V, हाँ, सॉरी, हाँ हाँ हाँ। अच्छा आदिश्री, आप ये बताओ, आदिश्री आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर। ये बताओ मैंने ऐसे क्यों बोला है वैसे, सर क्या? ये V1 इक्वल टू V2, मतलब ये कोई भी बता सकता है, किसी के लिए भी, मतलब सर ओपन है पूरा ये क्वेश्चन। सिस्टम सेम वेलोसिटी के साथ चलेगा ना? स्ट्रिंग है यहाँ तो स्ट्रिंग के लिए आप क्या बोलोगे? क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं हो रहा सर है क्योंकि वो string का। फिक्स्ड स्ट्रिंग है तो कोई एक्सपेंशन हाँ, कंप्रेशन नहीं, तो स्ट्रिंग का दोनों एंड जो है सेम वेलोसिटी से चलेगा, इसलिए दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से जाएंगे। वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सिर्फ उसी प्रॉपर्टी का अपन लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। हाँ, अच्छा ठीक बात है। एक दूसरा क्वेश्चन, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है वैसे, आपने शायद किया होगा आप लोगों ने, ध्यान आ गया आप लोगों को? हाँ सो ये u है और ये भी u है, कि कोई एंगल ये थीटा दे दिया गया आपको, इसकी वेलोसिटी आपसे पूछा जाता है कि ये बता दो कितना होगा। आप लोगों से कुछ लोगों को शायद याद भी हो कि इसका आंसर क्या है, याद है किसी को? नहीं याद है? 2v cos थीटा करके कुछ है। मतलब cos थीटा तो है लेकिन बोल नहीं सही रही हो। सो क्या ये u बाई 2 होगा क्या, क्योंकि दोनों नहीं में नहीं 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 नहीं। Sir, 2u is equals to 2t v cos theta. कितना बेटा? 2 वहां पर कंपोनेंट लेंगे तो 2t बन 2t v cos theta चला जाएगा दोनों का, और करेक्ट है। इसको इक्वेट कर देंगे 2u से। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तुम जो टर्म्स बोल रही हो, आंसर तुम्हारा सही आ जाएगा। आंसर बोलो क्या है? मतलब थोड़ा बोलने v by में। cos theta. हाँ करेक्ट है, वही मैं कह रहा हूँ, आंसर तुम सही निकाल लोगी, बाकी जो बोल रहे हो वो थोड़ा सा एररफुल है, वो है ना, थोड़ा एरर है उसमें। इसका आंसर u cos थीटा बाय 2 आएगा क्या? नहीं, नहीं 2u बेटा, cos थीटा आएगा क्या? नहीं नहीं मैंने नहीं भी तो वही बोला था, 2u cos थीटा। नहीं नहीं नहीं, आंसर नहीं है ये, गलत आंसर। ओके ओके। इसका आंसर v इक्वल टू u डिवाइडेड बाई cos थीटा आएगा, ये है आपका आंसर, ठीक है। देखो इसमें क्या है बेटा, जैसे आप ये सोचो, ये पॉइंट ना, जिस वेलोसिटी से मास ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी के साथ ये पॉइंट ऊपर जाएगा क्या, v से? बोलो। यस सर। यस सर। तो v का इस तरफ का कंपोनेंट क्या हो गया, v cos थीटा, है ना। किसके इक्वल होगा, u के, मतलब v इक्वल टू u डिवाइडेड बाई cos थीटा। ठीक है, ये सिंपल टेक्निक, मतलब जो अभी सिखाई। बाकी टेंशन वाले से कर सकते थे तुम लोग, अगर चाहो तो टेंशन से कर दो, है ना। सर हम इसको वो आपने जो सिखाया था वो स्ट्रिंग कांस्टेंट वाले से भी हाँ कर। उससे, उसी से मैं कह रहा हूँ। तो जरा देखो, इस पे t होगा, इस पे भी आप कहोगे t इधर होगा, t इधर होगा, और यहाँ पे भी t होगा, है ना। तो अगर इस वाले, मतलब इसके लिए अगर लिखना चाहोगे तुम, तो लिखना पड़ेगा 2t cos थीटा इंटू v, और इसके लिए -2tu इक्वल टू 0 हो जाएगा। बताओ, यानी इसके लिए -tu, इसके लिए -tu, मतलब -2tu। t से t कैंसिल और 2 से 2 भी कैंसिल, v की वैल्यू u डिवाइडेड बाई cos थीटा। सर क्या आप बता सकते हैं आपने पहले वाले में 2t cos थीटा इंटू v क्यों लिया, मुझे वो
नहीं आ रहा। अरे बेटा ये बताओ, इधर भी टी है ना, इधर देखो जिधर पेन चल रही है ये हाँ। टी है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट टी cos थीटा। हाँ इस तरफ भी तो टी है ना, तो इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट टी cos थीटा, तो 2t अच्छा, cos थीटा हो गया। हाँ हाँ ठीक है। सर जो आपने पहले के 2 एग्जांपल दिए वो भी मतलब हम इसी से कर सकते हैं ना, वो एग्जैक्टली कर सकते हो, एग्जैक्टली कर सकते हो। अगर आपको करने का मन उसी से है तो कर लो आप, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। से इधर टी होगा, है ना। तो जरा देखो वेलोसिटी जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वैसे ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट थोड़ी आप लेते हो, यही लोगे ना फिर डॉट प्रोडक्ट में। हाँ। देखो आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि देखिए देखने का जो एंगल है ना, वो अगर आप ऐसे देखो, आंसर तो चाहे मेथड कोई भी लगाओगे एक ही आएगा, बट बहुत सारे एंगल हैं जिनसे आप देखोगे तो आपको आंसर मिल रहे होंगे। तो क्या एंगल छोटा है, मतलब जो सबसे सिंपलेस्ट है वो आप तुरंत पिक कर लो और उससे आप क्वेश्चन कर लो। मतलब ये भी बड़ा नहीं है कोई, एकदम छोटा ही है। लेकिन देखो जो दूसरा मेरा देखने का टेक्निक है, देखने का नजरिया, वो जरा देखो कितना सिंपल दिख रहा है कि अच्छा वेलोसिटी का कंपोनेंट देखिए अपन लोगों ने स्ट्रिंग के लॉन्ग और इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया। करेक्ट ना। हाँ सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ सर नोट हो गया। अच्छा ठीक है, तो देखो एंगल वेंगल जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो जो मैंने अभी टेक्निक आपको सिखाई, ये टेक्निक काफी यूजफुल रहेगी आपके लिए, करिएगा आप इस टेक्निक से क्वेश्चंस को। ठीक है, इसके बाद थोड़ा देखो ना, कभी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कई सारी पुलीज हों, उसमें सब मासेज जो हैं मूव कर रहे हों, और ये पूरा अरेंजमेंट लिफ्ट में रख दिया जाता है कि मतलब लिफ्ट भी मूव कर रही है, तो अपन लोग फिर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं देखिए। जैसे मैंने कहा ये कि मेरे पास लिफ्ट है ना, इसमें कुछ 3 मासेस हैं, ऐसे ऐसे, है ना। इसमें से कुछ बोला गया कि लिफ्ट जो है ये इसकी वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड की, ये मास की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है सपोज, इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है सपोज, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी कि ये v क्या आएगा। ठीक ना। तो अभी जरा देखिए, फिर इसको भी अपन लोग ना उसी टेक्निक से करेंगे जो टेक्निक सीखा है आपने, वो टी डॉट वी वाला, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपली समझ भी आएगा आपको। देखिए कैसे, मैं ये कहूंगा कि ये पता नहीं किधर जा रहा है, तो मैं कह दूंगा चलो ऊपर की तरफ मान लो आप। ठीक, मैं दूसरा डायग्राम बल्कि बना देता हूँ, वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, आप थोड़ा देखिएगा दूसरे डायग्राम में। भाई ये क्वेश्चन का डायग्राम हो गया, एक दूसरा डायग्राम। ये सारी वेलोसिटी जो है ना वो आपका इनर्शियल फ्रेम है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये सारी वेलोसिटी आपको गिवन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बेटा क्या करो इसमें, जैसा हमने सिखाया था कि आप टेंशन एज्यूम कर लो जितनी भी स्ट्रिंग है सब में। सपोज मैं यहाँ टी मान लेता हूं, तो आप कहोगे यहाँ पे भी टी होगा और यहाँ पे 2t आ जाएगा, है ना। इस वाले में भी क्या आ जाएगा, फिर 2t आ जाएगा, इस वाली स्ट्रिंग में 4t आ जाएगा। इतनी बात क्लियर, बताओ। यस सर। यस सर। एक और चीज था बेटा कि जब भी टेंशन को आप किसी बॉडी पे दिखाते हो तो डायरेक्शन अवे कर लेते हो, मतलब अगर मेरे को इस पे दिखाना तो मैं अवे कर लूंगा, और लेफ्ट पे भी टेंशन है तो मैं कहूंगा लेफ्ट से अवे, मतलब इस तरफ हो गया। ये पहले एरो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर यही आपने डायरेक्शन गलत बना दिया तो आंसर, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, आंसर ही गलत आने लगेगा। करेक्ट ना। तो सर, जितना भी बॉडी है उन सर सब पे आपने वो टेंशन सर एरो आपने अपोजिट क्यों बनाया 40 वाला? हाँ 40 वाला इस आप किस पे दिखा रहे हो, बॉडी क्या है, तो आप कहोगे बॉडी मतलब जो मूव कर रहा है वो मेरी बॉडी है, जिसको मेरे को, जैसे लिफ्ट की वेलोसिटी गिवन है ना, तो एक्चुअली में वो अच्छा भी एक तो बॉडी ही कैसे? एज्यूम करेंगे। हाँ हाँ बात तो करेक्ट है ना भाई, कैसे? लिफ्ट हाँ लिफ्ट सर मूव कर रही है। सर आपने 2 मीटर पर सेकंड के ऊपर 2t कैसे लिखा?
अच्छा, तो जैसे देखो बेटा, यहाँ पे ये 2t है अगर, तो फिर वही वाली स्ट्रिंग इधर आई है ना, हाँ हाँ ठीक है, इसलिए 2t। बस अब क्वेश्चन हो गया, आप t डॉट वी इक्वल टू 0 लिख दो। इसके लिए अपन को लिखना पड़ेगा -2t इंटू 2। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा -t इंटू 4। इस वाले के लिए लिखना पड़ेगा +tv, और इस वाले के लिए लिखना पड़ेगा -4t इंटू 10 इक्वल टू 0। करेक्ट है क्या, बोलो। पहले तो ये टर्म लिखना क्लियर है सभी को? बस अगर ये क्लियर फिर तो आंसर ही है। इसके बाद तो v की वैल्यू बता दो क्या रहा है, 8 और 44, नहीं 48। क्लियर बेटा? यस सर। सो यहाँ पर जो दूसरा टूटी है, जिस पर मतलब जो पुली है दूसरा वाला, हम उसके लिए क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि वो भी तो ऊपर नीचे जाएगा ना, पर हम उसे पुली एज अ होल कंसिडर नहीं कर रहे। ये मासलेस होता है ना, ओके ओके। ठीक है। इसमें जितनी बॉडीज, आप फिर से ध्यान सुनिए, जितनी बॉडीज होती हैं उन बॉडीज को लेना होता है, ठीक है ना। ओके जो बीच में कहीं पुली मूव कर रही है, पुली के बारे में आपसे पूछा भी नहीं गया, आप उसे कंसीडर मत करिए, मासेस को सिर्फ कंसीडर करिए, जितने मासेस हैं। अब यहाँ पे क्योंकि बोला गया कि ये आपका जो लिफ्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, वो भी एक तरीके की बॉडी हो गई। मतलब देखो, अभी तो मतलब कभी कभार जब बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आप लोग शायद कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसको आप बनाओ ना, तो आप लिफ्ट हटा ही दो और लिफ्ट की प्लेस पे एक मास डाल दो। अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कभी इस क्वेश्चन में कि भाई लिफ्ट है तो इसके लिए कैसे करें, तो मैं कहता हूँ कि लिफ्ट को हटा दो, इसकी प्लेस पे एक बॉडी डाल दो यहाँ, ठीक है, बाकी डायग्राम को रिपीट कर दो। हालांकि कंफ्यूजन है कोई नहीं, है ना, अगर आप हो रहे हो तो आप ऐसे बना दो। सो तो जो हमने सबसे ऊपर वाले पुली के लिए 40 टेंशन अपवर्ड बनाया था, फिर क्योंकि वो लिफ्ट में है इसलिए हमने एरो नीचे बना दिया। हम एक्चुअली में लिफ्ट के लिए टी डॉट भी लिखने वाले हैं, लिफ्ट के लिए। तो अब लिफ्ट एक बॉडी की तरीके से ट्रीट होगी और बॉडी से ऑलवेज टेंशन अवे होता है, ओके। करेक्ट है ना। हाँ भाई देखो, इसके लिए टी डॉट भी आप लिखने वाले हो ना, तो अब ये एक बॉडी की तरीके से ट्रीट होगा और इससे अवे टेंशन लिखा जाएगा, ठीक। ठीक है। हाँ तो देखिए, अब ये डायग्राम बन गया, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको हो रहा था तो नहीं हो रहा था तो वेरी गुड। सर तो फिर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप एक बार रिपीट कर दोगे? ये क्वेश्चन ही है बेटा। हाँ मतलब वो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें लिफ्ट से टीटी मतलब टीवी लिखना है वो? लो, मतलब लिफ्ट मूव कर रही होगी, यही क्वेश्चन है। अब बताओ इसमें कि भाई इस मास की क्या वेलोसिटी है, ओ हाँ हाँ, समझा सर, समझा। ठीक है। हाँ, हाँ सर। तो आप लोग नोट कर चुके होंगे तो बता दीजिएगा मेरे को। डन सर। ठीक है, हाँ सर, नोट हो गया। ओके। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप भी बना दो इसको। करिए इसको। ये बीच वाला जो मास है इसकी वेलोसिटी अपन को चाहिए।
तो 65 है क्या? 65 अपवर्ड या डाउनवर्ड बेटा? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स, चलिए हम देखते हैं। सर मुझे 45 आ रहा है। यस सर 45। ये सर 45 ही आ रहा है। अपवर्ड या डाउनवर्ड, किधर? सर अपवर्ड। अपवर्ड। हाँ ठीक है, तो देखो क्या करना आपको, सिंपली टी एज्यूम कर लो। यहाँ टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे भी टी है। ये तो एक स्ट्रिंग हो गई। इस पे क्या, तो 2t डाउनवर्ड होगा, इस पे भी 2t डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और इस वाले पे 2t अपवर्ड होगा। बन गया सब में डायरेक्शन, ठीक है। अभी आपको टी डॉट भी लिखना है, तो जरा इस साइड से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। मैं लिखूंगा -t/20। इसके लिए लिखना होगा आपको, मान लो ये अपवर्ड है, अपवर्ड जा रहा है, तो +t/2v, बल्कि 2t/v, चलो वही ठीक है, एक ही टर्म है। फिर इसके पास इसके साथ आप लिखोगे t/10। और अब जरा देखो लेफ्ट पे क्या है, तो 4t लग रहा है, तो लिखोगे -4t/20 = 0। बस ठीक है। अब देख लो आंसर क्या है। वैसे यही किया था आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, 45 आ रहा है। यस सर। हाँ सर, मैंने वो 2D वाला डायरेक्शन गलत लिया था। अच्छा ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए उसका। एक्चुअली हम बॉडी से अवे की तरफ बनाते हैं, इसका ध्यान रखना होगा आपको। तो आई थिंक नोट कर लिया आप लोगों ने, है ना? हाँ सर। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रिंग के केसेस, या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट इसको बुलाते हैं, ठीक। इसके बाद अपन लोग पढ़ते हैं थर्ड कांस्टेंट, जिसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट, या फिर सिंपली नॉर्मल कांस्टेंट बुलाते हैं इसको। ठीक है, तो देखो नॉर्मल कांस्टेंट मतलब ये कहीं ना कहीं देखो, पिछला जो कंसेप्ट था वो टेंशन का यूज करते हुए अपन लोगों ने रिलेशन निकाला था वेलोसिटीज का, फिर या फिर एक्सेलरेशन का। नॉर्मल कांस्टेंट में नॉर्मल रिएक्शन का यूज करते हुए अपन लोग वेलोसिटीज निकालेंगे, ठीक है ना, या फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखो मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं ये कहने वाला हूँ कि एक ब्लॉक है आपके पास, मान लीजिए इसके सामने दूसरा भी ब्लॉक आपने रख दिया। तो अगर मैं एक ब्लॉक को कहूं कि इसका एक्सेलरेशन a1 है और दूसरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2 है सपोज, तो आप तो यही कहोगे ये a1 = a2 होगा। आप यही बोलोगे ना कि a1 की वैल्यू क्या होगी, a2 की इक्वल होगी। लेकिन ठीक बात है, ये कहेंगे तो, लेकिन देखिए किस प्रॉपर्टी का अपन लोग यूज करते हुए इसे और सही सही बोल सकते हैं। अपन लोग बोलेंगे कि देखो जरा, जो आगे वाली बॉडी उस पर नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ है, और जो ये पीछे वाली बॉडी है उस पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ दिख रहा है, ये दोनों ही नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल दिख रहा है अपन को। बताओ, लिखने का मतलब तरीका वैसे ही है जैसे वो मतलब t.v था, वैसे इसे भी आप लिखोगे, और समेशन ऑफ टी, बल्कि टी नहीं, यहाँ n लेंगे, n.v जो होगा वो 0 होगा, कहोगे आप वही, है ना? करेक्ट है ना? आप लिखोगे यही चीज, ठीक। लेकिन बेसिकली जैसे वहां पे कहने का हम अपन लोगों ने तरीका थोड़ा चेंज कर दिया, बोला कि भाई t.v लिख रहे हैं अपन लोग, या फिर बोला कि अपन लोग t.a लिख रहे हैं, कुछ इस तरीके से, है ना? तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये t.v होगा, या फिर ऐसे इसको बुलाएंगे कि along the normal reaction velocity of bodies will be equal, ठीक है ना? along the direction of normal reaction component of velocities
और एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल। ठीक है ना। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और अपन लोग सीधा बुला देंगे कि A1 इक्वल टू यहाँ A2 होगा। ठीक है, जरा इसको नोट कर लो। अब इसे कैसे बड़े क्वेश्चंस में या कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं वो आपको सिखाता सो हूँ। अगर हमने n डॉट भी लिखा है तो मतलब 90 डिग्री होना चाहिए ना बीच में 0 होने के लिए। समेशन है बेटा, वो सारा मतलब लिखने का मतलब ये है। ओह वो मतलब क्या, ओके 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 समझ आ गया। मतलब ये -n(a1) होगा, जैसे मान लो A1 A2 मैंने लिखा, और +n(a2) होगा इक्वल टू 0। तो आप कहोगे n तो कैंसिल हो जाता है, A1 इक्वल टू A2 आ गया। ठीक है, अंडरस्टूड सर। हाँ नोट कर लेंगे तो बता देंगे आप। हाँ सर हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे है। तो वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, इसका नाम कहीं कहीं वेज कांस्टेंट भी लिखा आपको मिल सकता है। तो वही है ये, है ना, नॉर्मल कांस्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट या फिर वेज कांस्टेंट। क्वेश्चन मैक्सिमम वेज वाले मिलेंगे आपको इसमें। ऐसा यहाँ पे मान लीजिए एक रॉड है अपन के पास, ये रॉड गाइडेड मूव कर रही है, मतलब ऐसे करके यहाँ पे कोई एक सरफेस ऐसी बना दी गई कि ये जो रॉड है अब इसके एलोंग ही चलेगी, v1 वेलोसिटी इसकी, और जो वेज है इसकी वेलोसिटी है v2। अपन को बताना है कि भाई इसमें v1 और v2 का रिलेशन क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन करें, आप नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द बॉडीज देखें पहले कि क्या डायरेक्शन होगी। तो हम लोग कहेंगे वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब ऐसा होता है नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन। समझ गए, सिर्फ डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन नहीं निकालना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप डायरेक्शन देखिए। ठीक है, अच्छा इस डायरेक्शन में एक बॉडी की वेलोसिटी आपको v1 दिख रही है। देखिए इस रॉड का वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन ये कितना दिख रहा है आपको, आप कहोगे कि v1 है ये। ठीक, लेकिन वेज का आपको निकालना पड़ेगा कि इस तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट है कितना। ठीक है, तो अपन लोग कहेंगे देखो ये तो 90 डिग्री है, इधर एंगल क्या बनेगा, तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है ना, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो अपन लोग बोलेंगे ये भी तो इसका मतलब 90 माइनस थीटा ही है। दिखा आपको? अरे समझ आया कि नहीं बेटा? हाँ सो ठीक, ऑल्टरनेट एंगल ना। हाँ अल्टरनेट एंगल, बेसिकली वो दिख यहाँ रहा था, लेकिन फिर आप उसको मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल ही है, तो आप कह सकते हो इस वाले लाइन और इसके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है। V2 का अब इस तरफ कंपोनेंट V2 cos 90 माइनस थीटा लिखोगे आप। ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा आप जानते हो साइन थीटा आता है, तो V2 साइन थीटा हो गया। अपन लोग बोलेंगे V1 इक्वल टू V2 साइन थीटा आ गया। क्या ये क्लियर है बेटा? यस सर। सर एक मिनट, क्या आप एंगल एक बार बता दोगे? मैं बता दूंगा बेटा। चलिए देखिए फिर से मैं इसको एक बार बना देता हूँ। ये नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन हो गई, इस तरफ एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा आएगा, आपको समझ आ रहा है। ये हुआ आपका फिर से 90 माइनस थीटा, दूसरी साइड वाला एंगल। ठीक, अब जरा देखो इस वेज की वेलोसिटी इस तरफ v2 है ना, उसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, आप कहोगे v2 cos 90 माइनस थीटा आएगा, v2 ओके। साइन थीटा हो गया ये। अब हाँ अभी आप बोलोगे कि v1 इक्वल टू v2 साइन थीटा होगा। हाँ सर। ठीक है,
नोट हो गया बेटा? सो हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं ना, मतलब v1 sin थीटा इज इक्वल टू v2। नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि v1 सॉरी v2 का नहीं नहीं नहीं, वो एकदम आप रॉन्ग बोल रहे हो, है ना? ऐसा नहीं कर सकते। जो देखिए, जो कंसेप्ट बताया है, जो तरीका मैंने सिखाया, उस तरीके पे आप ध्यान दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट इक्वेट कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं आप, ठीक है? बस इतना काम हो रहा है और कुछ नहीं, है ना? तो इसका ध्यान रखो, आप उल्टा मत कर दो, ठीक है? ओके। दूसरा क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए अपन के पास एक कोई स्फीयर है सपोज, ठीक है? और आप इधर एक वेज रखे हुए हैं इस तरफ ऐसे करके, ऐसा, ये सरफेस है मान लीजिए। तो अपन को बताना है कि भाई इसकी वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड v1 है और इसकी वेलोसिटी इधर v2 है, तो v1 एंड v2 का क्या रिलेशन होगा? करेक्ट है, v1 और v2 का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। एंगल थीटा ये गिवन था आपको। थोड़ा सा बस एंगल ढूंढना है, अगर एंगल आप ढूंढ लिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? बताओ भाई, कोई आंसर निकाल पाया? तो v1 cos theta equals v2 sin theta। वेरी गुड, सही है। v1 cos थीटा इक्वल टू v2 sin थीटा। तो मुझे v1 cos थीटा आया, पर मुझे v2 में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आप वो बता सकते हो? देखिए, आप क्या किया करिए, इस लाइन को ड्रॉ करिए। सबसे पहले मान लीजिए यही अपना नॉर्मल रिएक्शन वाला लाइन हो गया, ठीक है ना? ये सपोज नॉर्मल रिएक्शन वाला लाइन है, ठीक है? थीटा ढूंढना अपन को। देखिए थीटा कैसे ढूंढेंगे आप, यहाँ पे ये थीटा हुआ, है ना? तो ये क्या बनेगा, आप कहोगे 90 माइनस थीटा, क्या नहीं, थीटा बनेगा वो, ये बनेगा 90 माइनस थीटा। ये समझ आया आपको? ये 90 माइनस थीटा है। हाँ। तो अब इसको तो फिर थीटा बनना पड़ेगा, ठीक? हाँ। अच्छा, इसको 90 माइनस थीटा बनना पड़ेगा। तो ये अपोजिट वाला एंगल है, दूसरी साइड वाला, ये कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा। V2 का इस तरफ आएगा V2 cos 90 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा, ठीक है? और V1 का इस तरफ आएगा V1 cos थीटा। तो आपका आंसर आ गया V1 cos थीटा इक्वल टू V2 sin थीटा। या फिर ऐसे लिख सकते हो आप V1 इक्वल टू V2 tan थीटा। क्लियर है? Yes sir। यस सर।
नोट हो गया शायद, आप लोगों ने कर लिया है। यस सर। ठीक, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो। इसमें क्या है ना, जितना मैं करवा रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन उतना ही आएगा। अगर कोई पूछा गया उससे ज्यादा बाहर कोई नहीं सकता। तो मैं ये भी रहा हूँ कि जितने केसेस पॉसिबल होते हैं यार वो मैं सभी बता दूं आपको, ठीक है ना। क्योंकि इसमें मैं देखता हूँ ना कि आप लोग एंगल ढूंढने पता नहीं क्यों क्यों गलती करते हो। मतलब सिंपल, इतना सिंपल होता है। इसमें ट्रायंगल ही फॉर्म करना होता है। एक थीटा बनता है, दूसरा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, ऐसे ही बनता चला जाता है। तो क्यों ही गलती होती पता नहीं, लेकिन चलो जो भी है। तो मैं बना देता हूँ। एक और केस है तो 2-3 केस, लेकिन वो आप में जो पूछे जाने लायक है वो एक केस और है, ये हो सकता है। और एक और चीज बताऊं यार, देखो क्या है ना कि अगर पूछा गया तो पूछा यही सब जाएगा। तो आप चाहे आपका मतलब कुछ लोग होते हैं कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे पता नहीं सर कितना क्या करवा रहे हैं यार। देखो तुम्हें जरूरत नहीं होती तो मैं करवाता ही नहीं। जरूरत है तुम्हें, अगर आप सिलेक्शन के करीब जाना चाह रहे हो तो इसकी जरूरत है सभी को। तो आप चाहे फ्रस्ट्रेट हो और नहीं हो, भाई कुछ लोग हो रहे हैं, मेरे को ऐसा दिख रहा है। वो पता चलता है कि वो छोड़ते हैं फिर लौट के आते हैं। तो देखो करो नहीं, मतलब इसमें कोई फायदा नहीं है कि आप गए क्लास छोड़ के फिर थोड़ी देर में लौट आए कि अच्छा देखें अभी वही चल रहा है कि दूसरा आप चल रहा है। तो जो भी है इसका कोई मीनिंग है नहीं। वैसे सीख लो, है ना। कोई मिलेगा नहीं बेटा सब इतना आराम से कंफर्टेबली सिखाने वाला, सही बता रहा हूँ। हमने बड़े मतलब मशक्कत के बाद बड़ी मेहनत करी थी बेटा, बहुत मेहनत करी थी कि ये सब इतना कंफर्टेबली दिखता कैसे है ना। तो बहुत टाइम लगा इसमें, अपने जो स्किल है इसको डेवलप करने के। और वो आपको मतलब इतना कंफर्टेबली मिल रहा है कि अच्छा ठीक है देखो हर क्वेश्चन को करने का इतना बेसिक तरीका ये है, बहुत सिंपल तरीका ये कर लेते हैं। तो जब सिखा रहा हूँ तो अच्छे से सीख लो। थोड़ा पेन तो होगा ही, आपको पता है कि भाई कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो जरा इसमें बताओ V1 और V2 का रिलेशन। सर वो रॉड नॉर्मल के अलोंग गिर रहा है। देखो अब रॉड कैसे मूव करेगी आपको दिख रहा ही है, क्योंकि मैंने इसे गाइडेड कर दिया इससे, है ना। तो अब ये नीचे ही जाएगी V1 वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अब इसकी हाँ। सरफेस यहाँ पे नीचे ऐसी है, वो जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये वेज जो है उसी का जो प्लेन है उसी के जैसा इधर अपन लोगों ने इसका सरफेस बना दिया। तो अब ये चलेगी नीचे और ये भागेगा पीछे। तो आपको बताना है V1 और V2 का रिलेशन क्या है। सो मैं श्योर नहीं हूँ, पर क्या V1 cos थीटा इज इक्वल टू V2 sin थीटा आएगा? हाँ आंसर तो यही आएगा, V1 cos थीटा इक्वल टू V2 sin थीटा। लेकिन ये मतलब पूरा श्योर होइए, बिना श्योर हुए तो कोई मतलब नहीं है। नहीं मतलब मैंने किया, मुझे ये आ रहा है, पर मैंने एंगल में चलो कहीं कुछ ठीक है। गड़बड़ नहीं की ऐसे। नहीं सही है ये। देखो अब इसमें कुछ है ना जो ऑब्जर्वेशन, आप इसे याद रख सकते हो कि ठीक है मैं बहुत बहुत हर बार ढूंढूंगा नहीं, मैं सीधा कह दूंगा। देखो अभी तक मैंने क्या कहा है, मैंने हर बार ये बोला है अगर V2 यहाँ पे है तो हर क्वेश्चन का, ये 3 क्वेश्चन में और तीनों क्वेश्चन में देखो अगर V2 ये है तो उसका इधर का कंपोनेंट साइन थीटा ही आता है, देख लो, है ना। मतलब ढूंढ के निकालोगे तो भी आएगा, ठीक। लेकिन अपन को पता है कि भाई इस तरफ V2 का, तो हर बार मैं ढूंढूं नहीं, मैं कह दूं V2 साइन थीटा ही है भाई, करेक्ट। और ये एंगल यार जमाने से हम लोग जानते हैं। अरे कैसे जानते हो, बहुत सारे क्वेश्चन कराए तुमको हमने। अरे इंक्लाइन प्लेन के न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते टाइम आपको सिखाया तो था कि यार ये वाला एंगल थीटा ही आता है। तो जो V1 था उसका V1 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, V1 cos थीटा। तो V1 cos थीटा इक्वल टू V2 sin थीटा। समझ आया ना। नहीं समझ आया ऐसे लग रहा है ना। हाँ एक बार वापस बोल दो। नहीं बट मतलब जो समझ नहीं आया तो फिर मैं क्यों बताऊं। अरे यार मैंने देखो कई बार समझाया तो है तुम लोगों को कि भाई ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, इधर वाला फिर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो अगर नीचे की तरफ V1 था तो इस तरफ क्या आ जाएगा, V1 cos थीटा ना, ठीक।
और ये V2 है, इसका इधर क्या V2 sin थीटा आ जाएगा, तो V1 cos थीटा इक्वल टू V2 sin थीटा। ठीक है, हाँ सर समझा। ठीक है। तो इस पे इतना ही क्वेश्चन सफिशिएंट आपके लिए, मतलब सारे क्वेश्चन जो होंगे कर डालिएगा आप। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कांस्टेंट रिलेशन, है ना, जिस पे जो भी क्वेश्चन मिलेगा हमारे किसी ना किसी कंसेप्ट से, हमारे किसी ना किसी बताए हुए टेक्निक से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा 100%, मतलब श्योर है कि वो अगर आपने अच्छे से सीखा है तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो भी मिलने वाला है वो डील हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ एक जरा मैं आपको दिखाऊं कि कभी कभार न्यूटन सेकेंड लॉ भी अप्लाई करवा देते हैं लोग किसी क्वेश्चन में, लेकिन अगर मेरे तरीके से करोगे बहुत छोटे में होगा, आप कोई अपना तरीका यूज कर लोगे बहुत बड़े में चला जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है ये, मेरे को बताना है कि भाई इसका एक्सेलरेशन क्या है a1, इसका एक्सेलरेशन क्या है a2 और इसका एक्सेलरेशन सपोज a3 है, तो ये कितनी वैल्यू है। यहाँ मास है 1 kg का, ये मास है सपोज 2 kg का और ये वाला मास 1 kg का। तो क्या a1 a2 a3 की वैल्यू आप निकाल सकते हो? हाँ सर ट्राई कर सकते हैं, 1 मिनट। हाँ ट्राई करो। वैसे सबसे देखिए इसमें क्या क्या करना है आपको, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला काम करना होगा a1 a2 a3 का कांस्टेंट रिलेशन आपको लिखना होगा, एक इक्वेशन वहां से मिलेगी आपको। फिर न्यूटन सेकेंड लॉ इस पे लगाना है, न्यूटन सेकेंड लॉ इस पे लगाना और न्यूटन सेकेंड लॉ इस पे लगाना है। ठीक है ना, तो आपको टोटल वैसे 4 इक्वेशन दिखेगी, है ना। तो वैसे आप इक्वेशन ही बना लो, सॉल्विंग मैं करा दूंगा, है ना। वो उसका मैं बताता हूँ कि बहुत छोटा तरीका है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे सॉल्व करोगे तो 1-2 लाइन में सारा आंसर आ जाएगा, अदरवाइज बहुत सारे 4 इक्वेशन को सॉल्व करने में तो हालत आपकी खराब हो जाएगी। तो आप सिर्फ इक्वेशन बना लो, मैं सिखा दूंगा किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। सर पर क्या हम आपने अभी जो सिखाया है वो नहीं यूज कर सकते? वही यूज करेंगे। अरे वहां से तो सिर्फ a1 a2 a3 का रिलेशन आएगा ना बेटा। अच्छा वैल्यू चाहिए, ओके वैल्यू ओके। चाहिए, a1 निकालना है आपको, a2 निकालना है, a3 निकालना है। इक्वेशन क्या आप और लिख सिर्फ पाए? इक्वेशन ही बनाना है। हाँ सिर्फ इक्वेशन बना दो, मैं हाँ सॉल्विंग का हो तरीका मैं गया। बताऊंगा। हाँ सर हो बोलो गया। कांस्टेंट रिलेशन क्या है a1 a2 a3 का? T83 माइनस 2 सॉरी नहीं नहीं इसको नहीं बोलेंगे। T हाँ, हाँ क्या टी को हटाओ ना, टी हटाओ, सॉल्व करो फिर अच्छा बताओ ओके मेरे को। Sir, 2a1 plus a3 is equals to a2. हाँ अच्छा ये है A3 फिर, माइनस A2 प्लस 2A1 हाँ मतलब यही है। हाँ ठीक है, हाँ अच्छा इसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ। T minus G is equal to A3 पहला वाला वैसा ना सर? हाँ 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 वही, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही चाह रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ, तो उसके 3 आए, T minus G is equal to A3, दूसरा वाला 2G minus T equals to 2A2
और तीसरा वाला 2t माइनस g इक्वल टू a1। आप लोगों ने शायद यही कुछ टेंशन माना होगा, बता दो, यही माना है ना? हाँ सर। हाँ सर। इसमें जरा देखो, ये g डाउनवर्ड होगा, इसमें 2g डाउनवर्ड होगा और इसमें भी g डाउनवर्ड होगा, यही। अच्छा, मैं इस साइड से लिखना स्टार्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ 2t माइनस g इक्वल टू 2a1। ठीक है। इसके लिए मैं लिख रहा हूँ 2g माइनस t इक्वल टू 2a2। करेक्ट ना? बोलो इसके लिए। और इसके लिए लिखूंगा मैं, क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है, तो t माइनस g इक्वल टू, अरे यार ये 2a1 क्यों लिख दिया? 2a1 नहीं होगा ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, इक्वल टू a3। ये बताओ, ये ठीक है? न्यूटन सेकंड लॉ सभी का। हाँ Yes, सर। sir. अच्छा, इसमें देखो ना, चाहे कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो जाए, कुछ भी आ जाए, अगर आपने ये वाला कांस्टेंट इक्वेशन लिखा है तो आप सिंपली क्या करिएगा, जैसे इस वाले में से a1 निकाल लो। a1 क्या आएगा तो कहोगे निकालना क्या, वो तो 2t माइनस g है। करेक्ट है। a2 क्या है तो अपन लोग बोलेंगे ये है 2g माइनस t डिवाइडेड बाई 2। इसमें a3 क्या है तो वो ठीक बात है, निकला ही हुआ है t माइनस g। आप ये वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट रिलेशन में डाल दो, ठीक है ना, इसमें डाल दो आप। तो देखो 2 टाइम्स t माइनस जी हुआ, ठीक है, बल्कि 2t माइनस जी, और a3 मतलब क्या हुआ, t माइनस जी हुआ, इक्वल टू, आपको a2 लिखना है। a2 की वैल्यू कितनी है, 2g माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 4t माइनस 2g प्लस t माइनस जी इक्वल टू g माइनस टी बाई 2, मान लो ऐसे कुछ। ठीक है, अब जरा देखो 5t इधर दिख रहा है और यहाँ t बाई 2, तो मतलब 5t प्लस t बाई 2 हो गया। 5t प्लस t बाई 2 इक्वल टू दिख रहा है आपको, अगर अपन लोग ये दिख रहा है आपको आपके पास माइनस 2g इस साइड, इधर लेके जाओगे 4g बना देगा ये। ठीक है, तो कितना हुआ 11t डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4g, t इक्वल टू आ गया 8g डिवाइडेड बाई 11। आया, समझ आया क्या ये? हाँ सर। बस इस t की वैल्यू पहले में रखो, a1 आ गया, दूसरे में रखो a2 आ गया, तीसरे में रखो a3 आ गया। समझे क्या टेक्निक यूज करी मैंने क्या किया, a1 a2 a3 मतलब जो भी एक्सेलरेशन है उनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर दी और जो कांस्टेंट रिलेशन था उसी में डाल दिया। सारा इक्वेशन मेरे को t में दिख गया, है ना, सारा जो इक्वेशन दिख रहा था मेरे को वो सारे आपको t में रिलेशन मिला, t का तुरंत आंसर निकला। और जैसे ही t का आंसर निकला अपन लोग वापस एक एक में रखते चले जाए और मेरा a1 a2 a3 आ जाएगा। जरा निकाल दो तो क्या आ रहा है a1 और क्या a2 और क्या a3। a1 की वैल्यू बताओ बेटा। 5g by 11। 5g डिवाइडेड बाई 11। a2 7g by 11। 7g बाई 11। a3 सो मुझे a3 माइनस आ रहा है, माइनस 3g by 11। हाँ करेक्ट है, कोई नहीं, आप घबराओ मत, जो आंसर आ रहा है वही बताओ आप। ठीक है, पर सर एक चीज मैंने आपको अरे सुनो तो, एक चीज मैंने आपको बताया था पहले कि जैसे ही निगेटिव आएगा इसका मतलब अपन लोग समझेंगे क्या, अपन लोग ये समझेंगे कि जो डायरेक्शन मैंने माना है वो रिवर्स कर लेनी है
बस, समझ गया? मतलब ये A3 अपवर्ड ना जाके डाउनवर्ड जा रहा है, सिंपल मीनिंग ये हुआ, ठीक है? तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, अगर आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया है वही क्वेश्चन में है और फिर भी एक माइनस आ रहा है पर प्लस आना चाहिए, तो क्या हम तीनों का फिर उल्टा कर लेंगे? नहीं, तो जो ऐसा हो ही नहीं निगेटिव सकता। आया, सुना, जो निगेटिव है मतलब A3 आपका आ गया -3 मैंने A3 किस तरफ माना है, अपवर्ड माना है, तो मैं कहूंगा बस ये A3 डाउनवर्ड होगा, सिंपल। बाकी A1 A2 अगर वो प्लस आए हैं, जैसे ये प्लस आया है, ये प्लस आया, इसका मतलब मेरी डायरेक्शन जो मैंने माना हुआ है वो करेक्ट है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। यही निगेटिव आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नीचे की तरफ जाएगा, सिंपल। ठीक है बेटा? सो A2 करेक्ट क्यों है प्लस? हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? A2 प्लस है ना, सही तो है, क्या दिक्कत? A2 प्लस है तो इसका मतलब डाउनवर्ड अपन लोगों ने माना है, वही सही है, ठीक है? अच्छा, ओके। आई होप हो गया, समझ आ गया सभी को, है ना? अरे बताओ भाई, दूसरा क्वेश्चन कराऊं? Yes, sir. नोट कर लिया ना? हाँ चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, थोड़ा उसमें नॉर्मल रिएक्शन वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है और वो स्फीयर किसी कॉर्नर में इस तरीके से, मतलब बल्कि वॉल से कुछ कांटेक्ट में है और नीचे आ रहा है। अपन लोग बोलेंगे इसका एक्सेलरेशन A1 और इसका एक्सेलरेशन A2 फाइंड आउट करना है। मैं सिंपल लेता हूँ, मास की वैल्यू मैं इसका 1 kg और इसके मास की वैल्यू 2 kg ले लेता हूँ, थोड़ा सिंपल ही रहेगा, ठीक है ना? एंगल को भी सिंपल लेता हूँ 37 डिग्री, ठीक ना, ताकि कुछ रूट में ना दिखे आपको। तो जरा A1 A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए कि A1 क्या है और A2 क्या है, ठीक है? चलिए मैं करता हूँ, अभी आप नहीं करिए, दिखाता हूँ मैं कैसे इसको भी करना होता है, सिंपल रहेगा ये भी। देखिए कैसे, मैं कहता हूँ कि पहले तो अपन लोग A1 A2 का कांस्टेंट रिलेशन फाइंड आउट कर लें। क्या आएगा? A1 का cos 37 इक्वल टू A2 का sin 37, यही आएगा ना बेटा? हाँ सर। cos 37 का मतलब हुआ 4/5 और A2 ये हुआ 3/5, sin 37, 5 से 5 कैंसिल करा दो, 4A1 इक्वल टू 3A2 हो गया पहला रिलेशन, ठीक है? इसके बाद अपन को क्या करना होता है बेटा, FBD थोड़ी बनानी होती है ना? FBD बनाओ, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन तो इसमें इस तरफ होगा ना, बोलो mg किस तरफ, डाउनवर्ड होगा, और ये एंगल है 37 डिग्री का, 37 ही आ जाता है, आप जानते हो, है ना? ठीक। इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट होगा जो अपवर्ड होगा, वो होगा n cos 37, और ये दरअसल नीचे आ रहा है, तो बस आप इतना ही देखो, बाकी सारे फोर्सेस मत बनाओ, कोई जरूरत है नहीं, ठीक ना? तो इक्वेशन आप लिख पाओगे इसके लिए, जैसे ये 1g हो गया ना, mg मतलब 1g, तो 1g माइनस n cos 37 इक्वल टू 1A1 हो गया, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक। फिर आप क्या करना, ये वेज जो है इसका FBD बनाओ, तो उसमें तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ बनेगा, है ना? ये एंगल 37 था, इधर 37 है, ये 90 है, तो ये 53 बनेगा, समझ आया ना? अब जरा देखो, इस n का हॉरिजेंटल n का cos 53 बन गया, और इधर का एक्सेलरेशन क्या, A2, और कोई हॉरिजेंटल का फोर्स नहीं है, तो कहो कि n cos 53 इक्वल टू 2A2। भाई मास इसका क्या था, इसका मास था 2 kg, तो 2A2, है ना? अब cos 53 की जरा वैल्यू यहाँ पे भी थोड़ा मैं सॉल्व कर देता हूँ, g माइनस n, और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, मैं रख दूं, इक्वल टू A1 हो गया, और इस वाले में भी मैं वैल्यू रख देता हूँ, तो ये वैल्यू है आपका 3/5, ये हुआ
A2 इक्वल टू, तो 2 और ले आऊंगा, मतलब ये वैल्यू बन गया 3n डिवाइडेड बाई 10। बताओ बेटा, ये समझ आया आपको क्या? ये तीसरी इक्वेशन है। मैंने A1 निकाल लिया, मैंने A2 निकाल लिया, ये दोनों ही वैल्यू n के टर्म में है, मैं पहले वाले इक्वेशन में रख दूंगा, है ना। अब देखो कैलकुलेशन आसान कैसे हो गया इतना। 4 टाइम्स A1 मतलब G माइनस 4/5n इक्वल टू 3 टाइम्स A2 दैट मीन्स 3n डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब 4G माइनस 16 डिवाइडेड बाई 5n इक्वल टू 9n बाई 10। आप क्या करो, इसको भी ले आओ राइट साइड में, तो 4G इक्वल टू 9n बाई 10 और प्लस 16 बाई 5 टाइम्स n, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 32 और प्लस 9 हुआ 41 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है बेटा, आपका आंसर आ गया n का 40G डिवाइडेड बाई 41। अब क्या करना, इस वाले में रख देना A2 और इस वाले में रख देना A1 आ जाएगा। करेक्ट है ना? हाँ सर। Yes, sir. तो देखिए कुछ कैलकुलेशन अपन लोग ऐसे करेंगे जैसा मैंने सिखाया, तो कहीं फंसोगे भी नहीं। ऐसा नहीं कि आप कहीं बीच में ब्रेक लग गया कि अब समझ नहीं आ रहा है कि इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, नहीं, एकदम नहीं। बहुत सिंपली पहले क्या करना है, कांस्टेंट इक्वेशन, फिर न्यूटन्स लॉ लिखना है और उसमें से A1 A2 की वैल्यू निकाल के ओरिजिनल मतलब कांस्टेंट इक्वेशन में डाल दो, n निकल आएगा, फिर A1 A2 निकल आएगा। नोट कर लीजिए, कंफ्यूजन अगर है कोई तो आप पूछ भी लीजिए। Okay. ठीक है, हाँ सर, नोट हो गया। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना बेटा? बताओ भाई। नहीं No, सर। sir. नो सर। चलिए ठीक है, तो ये तो कुछ क्वेश्चन हो गया, और जो मतलब नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने का और कुछ भाई किस तरीके से टेक्निक यूजफुल है उसके लिए। तो कांस्टेंट रिलेशन हो गया और ये हो गया आपका। अब आपको आ जाते हैं जरा, है ना, वो एकदम बिगनिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। बिगनिंग वाला पार्ट जो मैंने बताया था कि आपने सबसे पहले थोड़ा चेंज इन मोमेंटम पे क्वेश्चन ज्यादा होता है, ठीक है, शुरुआत में बिगनिंग में होगा, तो उस चेंज इन मोमेंटम पे थोड़े क्वेश्चन आपको सिखा दें, कुछ बता दें मेरे एंगल से, थोड़ा आप इसे देखो कैसे। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, फोर्स जब मैंने डिफाइन किया था तो बोला था dp डिवाइडेड बाई dt है ना, तो इसको तो अपन लोग बोल देंगे ये इंस्टेंटेनियस फोर्स है, ठीक है ना। लेकिन अगर एवरेज फोर्स आपको लिखना हो तो आप कहोगे चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम लिखना चाहिए अपन को, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। आप वेक्टर भी लगा सकते हो दोनों में, ठीक ना, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। इसको क्या बुलाइएगा आप, एवरेज फोर्स बुलाइएगा, ठीक है।
अच्छा, देखिए जो चेंज इन मोमेंटम होता है ना, डेल्टा पी, इसको कहीं कहीं इम्पल्स भी लिखा होगा और आपको इम्पल्स के भी क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी को अपन लोगों को कहीं कहीं लिखा होगा इम्पल्स भी, तो इसी को इम्पल्स बुलाते हैं कि अगर कोई एक बॉडी पे फोर्स लगता है और उसका मोमेंटम चेंज करवा देता है तो अपन लोग बोलते हैं कि फिर उस पर इम्पल्स लग रहा होगा और इस इम्पल्स की वैल्यू कितनी होगी तो वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगी। ठीक है, ये टर्म्स इतने तो आप जानते ही थे भाई, ये तो आप जानते ही थे, ये भी जानते थे, इम्पल्स भी जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए इम्पल्स, द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज डिफाइंड एज, ऐसे लिख सकते हैं आप, इम्पल्स ऑफ a force is defined as F डेल्टा टी, है ना, F इंटू डेल्टा टी होता है, इसी को इम्पल्स बुलाते हैं। और जरा आप जरा देखो इसमें हो क्या रहा है, F इंटू डेल्टा टी अगर कर दोगे तो ये डेल्टा पी के बराबर आ जाएगा, मतलब डेल्टा पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्पल्स। अब एक एक करके चीजें आपको बताते हैं। इसको देखो हम कुछ ऐसे भी लिख लेंगे, एफ डी टी भी, है ना, चलेगा, ऐसा भी लिखा जा सकता है अगर यहाँ से देखना स्टार्ट करोगे तो आप चाहे यहाँ से देखो और चाहे यहाँ से देखो, मतलब इम्पल्स को चेंज इन मोमेंटम बुलाया जाएगा। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर आप लगा लीजिएगा। ठीक है, इतना नोट कर लिया? Yes, sir. हाँ सर। चलिए ठीक है। अब थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपन से क्या पूछता है, तो पूछता है कि इधर कोई एक वॉल हो, है ना, मान लीजिए एक वॉल हो और एक कोई मास हो m जो कि u वेलोसिटी से आ रहा हो, इस पे कोलिजन करेगा और कोलिजन को के बाद फिर रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा v वेलोसिटी के साथ। ठीक है ना, ये फिर वापस चला जाएगा v वेलोसिटी के साथ। तो पहला तो क्वेश्चन रहेगा कि आप बता दीजिए चेंज इन मोमेंटम क्या है। ठीक है, mu plus t. तो चेंज इन मोमेंटम अब देखो कैसे अपन लोग बुलाएंगे। अब चाहे इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कह दूं या ऐसे डायरेक्शन को पॉजिटिव कह दूं, अपन को मैग्नीट्यूड अगर आप मान लो निकालना है तो फिर तो मेरी मर्जी के ऊपर हो जाएगा कि चाहे मैं ऐसे बोलूं या ऐसे बोलूं। ठीक है, तो फिलहाल मैं सेकेंड वाला केस लेता हूं। ठीक है, ये वाला मैं लिखूंगा फाइनल मोमेंटम क्या है, तो mv होगा। बताओ फाइनल मोमेंटम कितना है, mv। ठीक, इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो मैं कहूंगा माइनस mu। करेक्ट है। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, अपन लोग बोलते हैं चेंज तो ऑलवेज डिफाइन होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल से। ये हो गया mv माइनस माइनस mu, तो आ गया आपके पास आंसर mv प्लस mu। समझ आया? Yes, sir. ठीक है, नोट कर लीजिए। Okay. इसमें एक लाइन में ऐड करता हूं, इफ टाइम टेकन इन कोलिजन इज डेल्टा टी, फाइंड एवरेज फोर्स। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि आप बता दो एवरेज फोर्स क्या है, तो हम लोग कहेंगे एवरेज फोर्स जो डिफाइन होता है ये डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी से। तो अपने पास आंसर आ गया एम वी प्लस यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये करेक्ट है ना? इसको भी साथ में नोट कर लीजिए। Okay. ठीक है, हाँ, फिर मान लो कि ये बॉल है और अपन को ऐसा बोला कि बॉल जो आ रही है वो किसी एक एंगल पे आ रही है ना, और सपोज ये थीटा एंगल पे आ रही है, फाई एंगल पे यहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक ना, फाई एंगल पे ये डिफ्लेक्ट होके चली गई। फाई मत बोलो, अभी थीटा ही बोलो, है ना।
थोड़ा सा, क्योंकि अभी कंफ्यूजन में आ जाओगे थोड़ा सा, तो मैं अभी थीटा ही बोल रहा हूँ। u वेलोसिटी से बॉल आई और v वेलोसिटी से मान लीजिए चली गई, ठीक। इसमें अपन को चेंज इन मोमेंटम बुलाना है कि भाई चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ठीक। तो देखो मैं क्या बोलूंगा, अब मैं ये बोलूंगा कि इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ना, मतलब जो एक्सिस है, इस वाली एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम बॉल का लिखो और फाइनल मोमेंटम लिखो। फिर से मैं इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव बुला देता हूँ, ठीक है। जरा देखो v का जो इधर का कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, आप कहोगे वो कंपोनेंट होगा mv cos थीटा, ठीक है ना। मोमेंटम में लिखा हूं तो v cos थीटा हो गया ये वेलोसिटी, और मास से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया ये mv cos थीटा, ठीक। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम अलोंग द मतलब ये एक्सिस, तो अपन लोग बोलेंगे माइनस mu cos थीटा। ये बात समझ आई? Yes, sir. तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस में लिख देता हूं फिलहाल। कितना होगा, अपन लोग बोलेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल हो गया mv cos थीटा, इनिशियल हो गया माइनस mu cos थीटा। सॉल्व होके अपन के पास निकल के आ गया mv प्लस u cos थीटा, है ना, डेल्टा पी। इसमें भी अगर मैं कहूं कि जो कोलिजन का टाइम है या कोलिजन में जो टाइम लगा वो डेल्टा टी का अगर लगा तो फोर्स कितना होगा, आप कहोगे एवरेज फोर्स, ये ऑलवेज डिफाइन डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी से ही होता है। तो आ जाएगा आपका एम वी प्लस यू टाइम्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। आप कहोगे इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर डायरेक्शन भी आपको पता करनी है तो मैं बोलूंगा कि ये है डायरेक्शन एवरेज फोर्स की। सर आपने डायरेक्शन ऑफ एवरेज फोर्स क्या दिखाया? टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ। जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स आता है, ठीक है। फोर्स ऑन बॉल आप कह सकते हो, ये है ना। तो ये पॉजिटिव के टुवर्ड्स है ना? बॉल पे इस तरफ लगेगा, वॉल से बॉल पे, है ना। अगर आपको वॉल पे दिखाना होगा तो आप कहोगे इस तरफ आएगा। तो एक्शन रिएक्शन कह सकते हो, एक्शन रिएक्शन है ये, ठीक है। सर तो पहले वाला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा ना? ये कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव? सर आपने लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव लिया था, तो फिर हाँ। ये पॉजिटिव होना चाहिए। अरे यार, मैग्नीट्यूड मैंने निकाल दिया। बॉल पे दिखाऊंगा मैं लेफ्ट की साइड और वॉल पे दिखाऊंगा राइट की साइड। कहाँ निगेटिव पॉजिटिव में फंसे हुए तुम लोग? ओके ओके, ठीक है। ठीक है ना। तो इसी पे क्वेश्चन बनेगा, इसी पे मतलब क्वेश्चन होगा आपकी बुकलेट में, आप कर डालिएगा, है ना। सिंपल है वैसे, आपको ऐसा कुछ पेन नहीं लग रहा होगा कि अरे नहीं कैसे हो रहा है ये, है ना। समझ आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ तो Yes, sir. मतलब सर मोमेंटम और ये टाइम ग्राफ क्या देगा हमें? अच्छा, मोमेंटम टाइम का ग्राफ नहीं, फोर्स और टाइम का ग्राफ पूछ रहा होगा बेटा। सर मतलब मोमेंटम और टाइम का ग्राफ। हाँ रुक जाइए एक मिनट। हाँ वो दरअसल मेरे दिमाग से थोड़ा उतर रहा था, वो अच्छा किया तुमने पूछ लिया। दरअसल देखो क्या है ना, डेल्टा पी जो मैंने अभी बताया था, डेल्टा पी को अपनों ने एफ डी टी लिखा हुआ था। बोलो एफ टाइम्स डी टी, इधर पीछे लिखा हुआ है ना, ये। तो एफ डी टी क्या है, फोर्स और टाइम का जो एरिया होगा, फोर्स और टाइम का जो ग्राफ होगा उसका एरिया जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम दे देगा। जैसे देखो मैंने बोला ना चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी क्या है, तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी अगर है, ठीक है। आपको याद शायद आया होगा जब अपन लोग मैथमेटिकल टूल पढ़ते हैं तो इसमें इधर y एक्सिस होती है उधर x एक्सिस होती है, और ऐसा कोई ग्राफ होता है जब एरिया आप निकालने जाते हो तो आप कहते हो कि एरिया निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx से,
ये बात करेक्ट है। तो अगर मान लो इधर फोर्स और टाइम है ना, फोर्स और टाइम, तो अब जो ये एरिया निकलेगा वो कौन सा, किसे आप बोलोगे तो कहोगे कि एफ डी टी है ना। एरिया जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, और एफ डी टी को अपन लोग चेंज इन मोमेंटम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बताएगा आपको। करेक्ट, इसे भी नोट कर लो। इसको इम्पल्स भी बोल सकते हैं। इसी को इम्पल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि एफ डी टी ही इम्पल्स था। ठीक है हाँ सर, और मोमेंटम और टाइम का ग्राफ कुछ नहीं देगा? नहीं देता है, ऐसा नहीं है कि वो देता नहीं है, लेकिन मोमेंटम और टाइम का ग्राफ जो देगा मास इनटू डिस्प्लेसमेंट दे देगा, जो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगी वो। ठीक है, आप कह रहे हो पी डी टी है ना, दिखा दो। देखो मैं लिख देता हूं, आप समझ लो। P क्या है आपका, mv है इंटू डी टी। m तो बाहर हो गया, v dt मिल गया आपको। v dt आप समझ गए होगे, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। v dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इतना समझ लेना। बाकी तो वो क्या आएगा वो एक डिफरेंट बात है, मतलब आया इतना। ठीक है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, समझ गई मैं अच्छी? हाँ सर, वो समझा। तो चलो एक आध मैं क्वेश्चन इस पे फटाफट देता हूँ, थोड़ा आप कर लो। जैसे मान लो कि फोर्स इस तरफ है और टाइम इस तरफ है। थोड़ा सा ऊपर करोगे क्या? वो आपने जो एफ एवरेज का बताया था ना, वहाँ से थोड़ा सा और ऊपर। सर एक मिनट। कुछ ऐसा है, अपन को इसमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए है ना। बताओ क्या आएगा, डेल्टा पी। चेंज इन मोमेंटम दैट मींस एरिया, एरिया निकाल दो। सो ये 20 एरिया आएगा क्या? 5 आएगा, ये एरिया आपका 10 आएगा और ये भी आएगा 5। टोटल ऐड कर दो, 5 + 10 + 5 20 हो गया। ये समझ आ रहा ना, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल। हाँ सर। ठीक, अच्छा एक छोटा सा और क्वेश्चन। जरा इसमें आप डेल्टा पी की वैल्यू बताओ क्या है। तो 15 एक्चुअली में देखो, ये अगर एरिया आप निकालोगे तो 20 आएगा ना, ये हाफ हाँ टाइम्स सर। बेस इनटू हाइट। हाँ और अगर आप इस एरिया के निकालो तो ये हाफ टाइम बेस इनटू, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, एरिया 5 आएगा। लेकिन आप जानते हो कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया होती ये होती है पॉजिटिव, और जो बिलो होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। तो अपन लोग चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे तो लिखेंगे 20 - 5 = 15। ठीक है, हाँ सर। यस सर। तो बस अब आप क्वेश्चन कर डालिएगा। ठीक है, अब जो आपके सारे डाउट अम्मी आप कह रही थी, अब उसमें कई सारे शायद हो जाएंगे इसी से, है ना। सर एक्चुअली कुछ इनसे नहीं है, मतलब बस पूछने थे। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक। अब बाद में चलेगा, अभी एक आज छोड़ दो, अभी दरअसल मेरे को कहीं जाना है ना, थोड़ा मैं जल्दी इसीलिए बचा रहा हूँ, है ना। तो नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अभी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर